एनपीओ में जो आपका क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा सा उसके जानने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। एक क्लास में आपका लगभग आप 16 मार्क्स के लिए हो जाइए। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि यहां से साफ चीज पता चल रहा है कि क्या बोला है, नॉट फॉर प्रॉफिट, यही है ना। यहाँ पे एक चीज तो गारंटी है कि अभी तक हमने जितने भी बिजनेस के बारे में पढ़ा, जो भी अकाउंटिंग, उसमें सब में मैं एक चीज कॉमन रखता था कि जब भी मैं नीड के बारे में बात करूं, पर्पस के बारे में बात करूं, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, तो वहां पे सब में मैं क्या बोलता था, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सब में बोलता था। लेकिन ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बात करने जा रहा हूं जहां पे प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कह रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य हमारा लाभ कमाना नहीं है ना, यानी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, हमें खुद की संतुष्टि के लिए, है कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दान कर रहे हो तो आपका एनपीओ हो गया। एनपीओ कहने का मतलब कि यहां भी एक्टिविटी किए जाते हैं, यहां भी प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट का सही मतलब क्या होता है कि नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि जो भी ऑनर ऑफ बिजनेस होता है वो लोग प्रॉफिट लेके आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। या अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो क्या करेगा, एक मालिक रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा क्या करेगा, लेके और अपने यूज में ला देगा, उसको प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन एनपीओ में जो प्रॉफिट होता है उसका नाम बदल जाता है। एनपीओ में भी प्रॉफिट होता है, उसको हम सरप्लस कहते हैं। वहां पे क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। लेकिन इस सरप्लस का यूज आप नहीं कर सकते, इस सरप्लस को फिर से उसी काम में करना है, उसी काम के लिए यूज करना है जिस काम के लिए आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर रहा है। अब जैसे आपके पास किताब में बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक जो भी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, इन सब का जो होता है ना, ये एनपीओ के तहत आते हैं। क्योंकि इनका जो क्या कहते हैं, प्राइम ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस देना किसी चीज को कह लीजिए, तो ये नहीं होता है कि भाई हम इनसे पैसे कमाना है। नो डाउट लाइब्रेरी में एक नॉमिनल चार्ज किया जाता है कि नहीं, कि भाई आप आइए और वो चार्ज देके आप अपने बुक को ले जाइए, उस बुक को यूज करिए, देन आप लाके फिर से उसको हमारे पास जमा कर दीजिए, ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बुक इसलिए यहाँ पे किया जाता है कि लोगों को शिक्षा और बढ़े, इस किताब को वो लोग भी पढ़ सके जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि इस पूरे किताब को अपने पास खरीद के रख सके। तो 5 रुपए 10 रुपए के फी में वो क्या करते हैं। एक तो ये चीज हो गया। स्कूल का भी होता है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी स्कूल के ऑनर की क्या होती है कि भाई वो जो भी बच्चे उनके पास आ रहे हैं उनको पढ़ाए। और बिहार में मैं बता रहा हूँ, बिहार का रूल है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यदि मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊं, मेरा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मुझे ट्रस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल के बारे में आप बात करिएगा, किसी ना किसी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड होगा। यानी कि इनका काम ये होता है कि ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो नो डाउट जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बहुत सारे खर्चे भी हैं भाई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, चाहे मैन पावर का हो गया भाई, है कि नहीं, चाहे जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, उन सब चीज़ के लिए खर्चे चाहिए कि नहीं चाहिए। टीचर चाहिए कि नहीं, जो वहाँ पे कर रहा है, काम कर रहा है, जो वहाँ पे पढ़ा रहा है, उसको तो भाई चाहिए ना कि उसका जीवन चल सके। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह जो हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, एनपीओ। क्योंकि इनका इनका उद्देश्य पहले होता है कि भाई समाज की सेवा करना है कि नहीं, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। एक तो ये टाइप का हो। दूसरा टाइप का होता है कि रिटायर्ड पर्सन लोग क्या करते हैं, अपना एक क्लब बना लेते हैं। जैसे एनपीओ में पढ़िएगा ना, क्लब लिखा रहता है, तो बच्चे अक्सर समझ लेते हैं क्लब वो वाला है, डिस्को क्लब है। और उन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ क्लब का मतलब होता है रिटायर्ड पर्सन, जैसे 5-7 आदमी मिलके, अब जिनके इमोशंस को कोई समझने वाला नहीं है, जिनके घर वाले यहाँ पे नहीं है, तो उन लोगों ने जाके 5-7 लोगों ने अपना एक क्लब बना रखा है कि भाई ऐसा करेंगे, अपने रिटायरमेंट के पैसे से या अपने सेविंग्स के कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे, एक फंड में क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और जरूरत पड़ने पर, मान के चलिए किसी की तबीयत हम ही पांचों में खराब हो गई, तो क्या किया जाएगा कि उसको उस पैसे से क्या किया, उस फंड से उसको हेल्प किया जाए। होता है कि नहीं होता है। तो इन सब टाइप का क्या होता है, यहाँ पे किसी का उद्देश्य ये नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। आज की डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का मेन मोटिव हो गया प्रॉफिट कमाना, इसलिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन धीरे धीरे डाउन हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया, वो अगर आप फुलफिल करिएगा तो नो डाउट उसमें कोई कमी कभी भी
एनपीओ के साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एनपीओ को आप जानिएगा तो एनपीओ में एक डिफिनीशन आता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, ये वो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज के लिए, लाभ कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनाया जाता है, बल्कि प्रोवाइड अ सर्विस टू सोसाइटी और मेंबर्स ऑफ एनपीओ। तो सर्विस प्रोवाइड अगर हम कर रहे हैं किसको, अगर सोसाइटी को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मेंबर्स को जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे बच्चे भाई मेंबर को कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, तो मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब यही होता है, तो मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, वही जो क्लब वाला मैंने रिटायर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको तो नहीं है कि रिटायर्ड पर्सन ही चाहिए। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह में जो भी आप डोनेट करते हो, अपने धर्म को बढ़ावा देते हो, कहीं जिम क्लब वगैरह खुलता है ताकि लोगों के स्वास्थ्य में बढ़ावा हो सके, कहीं पे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, फ्री चैरिटी में क्या करते हैं, मेडिकल वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैंप लगवा के गरीबों की मदद करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, एनपीओ। अब ये एनपीओ का होगा, इसमें क्या होता है, हमें हमें पढ़ना इसका अकाउंटिंग, लेकिन इस चीज के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना। अकाउंटिंग में भी इसमें क्या हमें करना है, पक्का है, जब जहां भी आएगा अकाउंटिंग का मतलब, तो यहाँ पे किस चीज से बात करेंगे हम, पक्का है ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो अकाउंटिंग होगा ही नहीं। मैंने जो आपको जो बताया था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, तो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होगा और जाके कहां पे खत्म होगा, समराइजिंग पे खत्म। वही यहां भी हो, यहां भी ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन क्या होंगे, तो कहीं से इसके पास क्या होता है, फंड, क्योंकि ये कोई बिजनेस तो नहीं है कि यहाँ पे क्या होंगे कि ओनर ऑफ बिजनेस क्या करेंगे, कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारे पास कहीं से फंड आएगा और उसी फंड को हम क्या करेंगे, अपने सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने में या मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने में, उसी फंड को फिर से हम क्या कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फंड आया और गया, इसी के बीच के डिफरेंस को, यानी ये हमारा रिसिप्ट हो गया और ये हमारा पेमेंट्स हो गया, ठीक है ना। जब इसी रिसिप्ट्स और पेमेंट को हम किस बेसिस पे कर दें, एक्रूअल बेसिस पे जब हम बात करते हैं, और एक्रूअल बेसिस पे जो करके हमारे पास रिजल्ट आता है, तो यहां भी जो रिजल्ट आता है ना, वो प्रॉफिट और लॉस के रूप में ही क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट लॉस नहीं कहते हैं, यहाँ पे इस प्रॉफिट और लॉस का नाम बदल के हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा नाम क्या, प्रॉफिट का मतलब सरप्लस, यानी कि मेरे पास जितना इनकम जेनरेट हुआ और उसके अगेंस्ट हमारा खर्च, है कि नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा एफिशिएंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनकम जो जनरेट हुआ उससे ज्यादा इस बार हमने क्या कर दिए, खर्च कर, तो वो हमारा लॉस का नाम यहाँ पे बन जाता है एफिशिएंट। यहां भी हमें क्या करना है, मैंने बोला आपको, ये रिसिप्ट, इसको एक्रूअल बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिवेन्यू इनकम हो जाएगा। और ये जो पेमेंट होगा, अगर एक्रूअल बेसिस पे यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के, यानी सरप्लस डेफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहां भी हमें इस चैप्टर में भी क्या पढ़ना है, फाइनल अकाउंट का, क्या पढ़ना है, फाइनल अकाउंट के बारे में। इसमें फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, एक तो पढ़ना है टिप्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा पढ़ना है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा पढ़ना है हमारा बैलेंस, तीसरा पढ़ना है हमारा बैलेंस। अब इसमें ज्यादा सोचना, आपको याद करिए, मैं बार बार एक एग्जांपल, जानते हैं मैं जानबूझ के कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कैश अकाउंट, याद करिए बता रहा था, वही कैश अकाउंट, तो कैश बुक के नाम से, ये क्या हो गया हमारा
अब कैश अकाउंट से आपको अब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, जिस चीज के अंत में क्या आ जाए, अकाउंट आ जाए, समझिएगा वहां पे किस चीज का रूल अप्लाई होगा, लेजर का रूल अप्लाई होगा। मतलब क्या करना हमें, अब हमें नेचर पहचानना है। ये कैश क्या है हमारा, एसेट्स है। अब एसेट्स पे तुरंत लेजर का कौन सा रूल अप्लाई होता है कि एसेट्स जब भी बढ़ेगा उसको क्या करेंगे, जब भी घटेगा क्या करेंगे उसको, बताया था ये। इसी के बेस पे देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन दूसरा नाम आ रहा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप याद करिए, पीएल अकाउंट बनाया कि नहीं आपने, बनाया ना, सेम वही चीज, एकदम टू कॉपी वही है। कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, चेंज एक मिलेगा। पीएल अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आता था। यहां पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट के बदले नहीं सरप्लस, और दूसरा एफिशिएंसी, नहीं नेट सब यहाँ पे यूज, क्योंकि वहां पे ग्रॉस था इसलिए नेट। यहाँ पे एक ही आता है सरप्लस और दूसरा, एकदम इजी है ये, ठीक है। और तीसरा नाम ही क्या है, बैलेंस शीट। बताया तो था इसमें क्या होगा, एक्स बराबर कैपिटल प्लस, पता है यहाँ पे कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाता है। कैपिटल को क्या कहा जाता है, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे जो अलग अलग मिलेंगे आपको नॉर्मल बिजनेस से आपके एनपीओ बिजनेस। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं, अगर आपने उसको बढ़िया से समझा है एकदम ही। अब मैं थोड़ा सा पहले अलग बताऊंगा बाद में तरीके से, पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कहानी जान ले। कैश अकाउंट के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे जरूरी है, मैंने आपको बोला हुआ था एक चीज, दो नाम था हमारे पास, एक था हमारा एक्रूअल, और दूसरा जो अकाउंटिंग करने का हमारे पास तरीका मौजूद था वो है हमारा कौन सा, कैश बेसिस। क्या कहता है कि भाई जो भी कैश में ट्रांजेक्शन हो सबको लिखो। और एक्रूअल बेसिस कहता है कि जो भी इस साल के लिए, जिस साल का अकाउंटिंग आप कर रहे हो, इस साल के लिए जो भी खर्च है उसी को लिखो। ऐसा नहीं कि तुमने अगले साल के लिए पेमेंट कर दिया, मान के चलिए कि 24,000 का रेंट है, 12,000 का रेंट है सालाना, आपने अपने रूम ऑनर को 16,000 दे दिया, तो इस साल आपको सिर्फ कितना लिखना है, 12,000 ही। 4,000 आप एसेट्स दिखा के उसको कहाँ दिखाना है, होता है कि नहीं होता। ये चीज मैंने बताया था उसी के बेस पे। तो अब याद रखिएगा, मैंने बोला था ना कि कैश बेसिस का बहुत कम यूज है, यही यूज होता है यहाँ पे। बनाएंगे क्या, गिफ्ट्स एंड पेमेंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नाम से ही पता चल रहा है, क्या कहीं चर्चा हुआ कि रिवेन्यू, क्या कहीं चर्चा हुआ कोई कैपिटल। आपको बताया था ना, दो तरह के रिसिप्ट और दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइएगा, इसमें किसी भी रिवेन्यू है, कैपिटल है, इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए, एकदम इजी है ये। आपको क्या करना है, आपको बता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये एक एनपीओ के द्वारा बनाया जाने वाला अकाउंट। और ये पता है क्यों बनाया जाता है, ये कैश प्लस बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन, यानी कि जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके दिमाग में आए तो पेमेंट मत सोचिए, क्या सोचिएगा आप, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों साथ बना दें। दोनों हमारे लिए क्या है, सेट्स है। पक्का है कि जिस भी कारण से बढ़ेगा उसको, पक्का, जिस भी कारण से घटेगा उसको क्रेडिट करें। ये हो जाएगा हमारा कलर, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा कलर, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक चीज गारंटी,
मैंने बोला ना लेजर का रूल जो मैं पढ़ाया था उस दिन, मैंने बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना आपके लिए बोला था फोकस रखने की। अब कैश एट बैंक को जब हम एसेट्स कह रहे हैं, एक चीज गारंटी है, इसका बैलेंस भी हो सकता है। इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस भी नहीं होता, क्योंकि उसका बैलेंस शीट कहाँ भेज दिया जाता है, पीएल अकाउंट में भेज दिया जाता है, तो जो मर गया उसको कर नहीं सकता, इसलिए उसका बैलेंस बीडी नहीं होता। लेकिन इसका तो बैलेंस बीडी होता है ना, तो लिखना पड़ेगा। तो यदि पहले बैलेंस बीडी का मतलब क्या हो गया, जरूरी है कि बैलेंस बीडी होगा ही, जरूरी है कि मेरे पास पैसे मतलब सुबह में चाहिए ही हमारे पर्स में, अरे भाई कल बचा होगा तो आज होगा, नहीं बचा होगा नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तो यदि आपके पास पहले से कोई फंड बचा है तो आपको क्या लिखना है, बैलेंस, और आपको क्या लिखना है, कैश। और बैंक अगर अलग अलग दिया है तो आप दोनों को अलग अलग दिए, और दोनों को क्या करिए, इसी के सामने, मैंने बोला था ना लाइन को पूरा मत खींचिए, हो गया क्लियर। उसके बाद क्या करना है आपको, टू में ऑल, चाहे रेवेन्यू हो चाहे, फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, जो रेगुलर बेसिस पे मिलता हो, जो छोटे छोटे हैं अमाउंट, जो हमें हर साल मिलने ही है कि नहीं, तो हमारा रेवेन्यू। लेकिन कैपिटल क्या था, जो कभी कभार मिलता है, मेरा ये जो फी है ये हमेशा मिलेगा, कहीं लोन दिया हुआ है इंटरेस्ट हमेशा, है कि नहीं है, मेरे छोटे छोटे कहीं से इनकम जनरेट होने वाले मिलेंगे, हमारे रिवेन्यू है। कि मैंने वो एग्जांपल फिर यहाँ पे एनपीओ आ रहा हूँ, आपने अपने बिल्डिंग के लिए आप लोगों ने कह दिया, तो क्या हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट, और नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन उससे कोई इसमें हमको, चाहे रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उन दोनों को हमें क्या करना है, सीधे आएगा रिसिप्ट, नाम ही क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे आप पर्टिकुलर मत लिखिए, बेहतर होगा आप रिसिप्ट लिखिएगा, और यहाँ पे ध्यान रहेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। कभी कभी बैलेंस बीडी, अच्छा मैंने बैलेंस बीडी को इधर ही क्यों लिखा, अभी तो लिख सकता था, क्यों लिखा, इसके पीछे का भी रूल मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, ये तो इधर भी तो लिख सकता था ना। मैंने आपको बोला था बैलेंस बीडी सीडी का रूल, जब भी एसेट्स का अकाउंट बनाइएगा और उसमें कोई डेबिट, लेकिन यदि कोई लायबिलिटी का अगर है तो लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना। और कभी कभी क्या होता है, बैलेंस भी आपका इधर भी हो सकता है, कब, जब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए, जब आपका क्या हो जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो पक्का है या तो ये होगा नहीं तो ये। हाँ ये हो सकता है कि दोनों तरफ बैलेंस भी दिया सकता है, जैसे मेरे पॉकेट में है 500 रुपये, मेरे पॉकेट में 500 रुपये है, और लेकिन हमने बैंक से 1000 ज्यादा निकाल रखा है, तो हमारा बैलेंस बीडी, एक बैलेंस बीडी कैश के नाम पे 500 इधर आएगा, और एक बीडी हमारा बैंक और ड्राफ्ट वाला कहाँ आएगा, वो अंदर नहीं रखेंगे, ये तो ऑटोमेटिक है कि नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑल रिवेन्यू प्लस कैपिटल, जो भी आएगा सबको लिख, लेकिन क्या क्या आया क्या गया, सामान वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी बारे में बात कर रहे हैं, एसेट, ध्यान रहेगा, कुछ भी नहीं है, जो आ रहा है आंख बंद करो, पता चला ना आया है इस साल, गया है ना, हो गया। अब हमें क्या करना है लास्ट में, लेजर का रूल यही कहता है ना, लास्ट में दो करो, तो दोनों साइड में जो ज्यादा हो कम हो, अगर इधर कम है तो बैलेंस सीधी, याद रखिएगा सर, एसेट्स का बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है,
तो पक्का है उसका बैलेंस शीट। अगर लायबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट साइड में है तो उसका बैलेंस शीट, यानी कि अगर आपका बैलेंस इधर आ जाए तो समझिएगा पक्का ये क्या है, बैंक और ध्यान रहेगा। लेकिन यदि आपका इधर आ जाए तो दोनों हो सकता है, क्योंकि एसेट्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आपको यहाँ पे बैंक भी हो सकता है और कुछ ना रहे तो आप कैश लिख दीजिएगा, या क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। आया समझ में? बताइए कोई ऐसा चीज जो बहुत ईजी, कम ईजी है, तो कुछ भी नहीं आप कहिएगा, पता नहीं मैंने डाउनलोड किया है कि नहीं किया। हाँ, तो उसमें पता नहीं चल जाए क्या आपको मिलने वाले हैं, क्या आपके पास से जाने वाले हैं, के बेसिस पे आप लिख दीजिएगा, हो गया काम खत्म। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, क्या मैं लिखा ही हूँ, किस बेसिस पे, कैश बेसिस, ध्यान रहेगा। किसके बदले बनाया जाता है बताइए, तो ये कैश बुक के बदले बनाया जाता है। जैसे प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बनाया जाता है ना, वैसे ही एनपीओ में कैश बुक की जगह पे क्या बनाया जाता है, कैश, जैसे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान रहेगा। एक तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपका क्लियर, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब हाँ, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बता दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद क्या होगा नहीं होगा तो मैं आपको, ये आज कहिएगा तो आज, और नहीं तो कल कहिएगा, कल आइएगा, आ सकते हैं बता देंगे क्या, जो भी क्या क्या रिसिप्ट हो सकते हैं, क्या क्या पेमेंट, मैं आपको बता। आज चले जाना है? देखिए, अब दूसरा हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक चीज याद रखिए, ये हमारा क्या है, ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। ये किस बेसिस पे बनाया जाता है, यानी कि ये किस चीज के बदले बनाया जाता है, वो कैश बुक के बदले बनाया जाता है, और ये किसके बदले बनाया जाता है, पीएल के बदले बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज एक पहचानने का सबसे तरीका याद रखिए, यदि किसी चीज में यदि बैलेंस शीट आ रहा है ना, समझिएगा वो कौन सा अकाउंट है, पीएल अकाउंट। यानी कि अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करूं, इस अकाउंट के बारे में बात करूं, ये कौन सा अकाउंट है हमारा, कौन सा अकाउंट है हमारा, ये रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट, ये हो गया। लेकिन एक आता है हमारा क्या, जिस अकाउंट से हमें लास्ट में प्रॉफिट लॉस सब चीजों की जानकारी मिले, ठीक है ना, या सरप्लस और डेफिशिएंसी, समझिएगा वो कौन सा अकाउंट है हमारा, अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, बच्चों के पास प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो लोग जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना, ये समझ लीजिए, देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है, हम जाके उल्टा कर देते हैं, सब कुछ सही बना के सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। हम जाते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता है, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है। हमने अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया, हमने क्या बताया कि रिसिप्ट आपको किस साइड रहेगा और पेमेंट किस साइड रहेगा, अभी बताया ना। जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाइएगा,
यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, उसके ठीक अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, उसके ठीक अपोजिट हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का थोड़ा सा आप रूल हमको बताइए। रियल अकाउंट एक साइड होता है इसमें डेबिट, और दूसरा होता है हमारा, डेबिट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट में डेबिट किसे करते हैं? हाँ, रुक जाइए रुक जाइए, घर को डेबिट करते हैं, मतलब सामान रिसीव करेगा। मैंने इसीलिए एग्जांपल भी बताया था कि पर्सनल अकाउंट रिसीवर गिवर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हमारा क्या होगा, कम से, इसलिए जो आ रहा है उसको हमने डेबिट, और ये क्या है हमारा, जो जा रहा है उसको हमने क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारे लिए कौन सा अकाउंट है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, हमने क्या बताया कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में भी दो चीज होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है डेबिट में। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में क्या, नॉमिनल अकाउंट लास्ट वाला, पर्सनल रियल नॉमिनल। तो नॉमिनल में डेबिट में क्या करते हैं, स्थिति खराब है। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस या लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम प्रॉफिट गेन क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। इसीलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में देखिए हमने क्या लिखा है, और इधर क्या लिखा है हमने, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक चीज बताइए, नॉमिनल अकाउंट है, मैंने क्या बोला है, नॉमिनल अकाउंट का ही नहीं होता है, पक्का है कि इसमें ही नहीं होगा। दूसरा चीज, जैसे मैंने बात किया एक्रूअल बेसिस का, एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि जो इस साल का है उसी को लिखिए। और एक्रूअल बेसिस किस चीज के बारे में बात करता है, रिवेन्यू आइटम के बारे में बात, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर लिखा जाएगा और रिवेन्यू इनकम इधर लिखा जाएगा, यानी कैपिटल वाले चीजों को हमें कहाँ भेजना है, बैलेंस शीट में ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो भी अब अकाउंट है तो पक्का है टू लगेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस, जो भी होगा लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑल रिवेन्यू इनकम को लिख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, डेबिट कहने का मतलब यहाँ पे ये आपका खर्च, और क्रेडिट कहने का मतलब आपका, हम दोनों तरफ को जोड़ देंगे, जो ज्यादा होगा लिख देंगे, ये तो गारंटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इनकम ज्यादा है और खर्च कम है, खर्च की तरफ ही हम बराबर करने के लिए लिखेंगे। इनकम हमारा ज्यादा है और खर्च कम है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा ना। उसी प्रॉफिट के बदले हम क्या लिखते हैं, क्या होगा हमारा, सरप्लस। और यदि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, क्या लिखेंगे, अब इसी सरप्लस को और डेफिशिएंसी को कहाँ ले जाते हैं, अगर सरप्लस होगा तो ये जाके कैपिटल फंड में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो डेफिशिएंसी रहेगा तो कैपिटल फंड से क्या किया जाएगा, नेट प्रॉफिट को भी तो वही करते थे। देखिए बिजनेस के हिसाब से क्या होता है ना, कैपिटल का नाम बदलता जाता है बिजनेस के हिसाब से। यहाँ पे हमने क्या लिखा कैपिटल के बारे में, देखिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, कैपिटल ये क्या होता है, हिंदी में इसको पूंजी कहते हैं,
और ये पूंजी होता क्या एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर, ये कैपिटल होता है। अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ हैं, एक तो हो जाता है हमारा प्रोप्राइटरशिप। इसमें याद रखिएगा, इसमें कैपिटल का नाम हमेशा कैपिटल ही होता है, ठीक है। एक आता है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस, यहाँ पे हमारे कैपिटल का नाम बदल के क्या हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। पता है मैं ये भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको जब कैपिटल के बारे में पता है तो कैपिटल फंड के बारे में पता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तीसरा आता है हमारा कंपनी, कंपनी बिजनेस में कैपिटल का नाम बदल के क्या हो जाता है ना, इस कंपनी का शेयर खरीदना है। और जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनपीओ, कैपिटल का नाम बदल के क्या हो जाता है, चल आया समझ में। और इसी बस हम कैपिटल के जगह पे एनपीओ क्या नाम लेंगे, कैपिटल फंड। वहाँ भी जो कैपिटल में जुड़ता था यहाँ भी जुड़े, वहाँ जो घटता था यहाँ भी घटेगा। अंतर यही है कि इसमें कोई एक मालिक नहीं है, इसीलिए ड्राइविंग वगैरह का केस यहाँ पे, ठीक है, आया समझ में। ये चीज हो, ये वाला क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए मैंने इसमें बहुत सारा चीज आपको अलग अलग तरह, आपके एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल में, कि ये जो है अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ये जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर, इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में। अब क्या होता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साफ सीधी बात है, इसको बनाने से हमें ये पता लगता है कि इस साल हमारे पास कहां कहां से पैसे आए, और इस साल के शुरुआत में हमारे पास कैश कितना था और बैंक कितना था, बैलेंस, या बैंक नहीं था, बैंक ओवरड्राफ्ट था तो कितना। फिर इस साल में हमारे पास टोटल रिसिप्ट्स कितने हुए, वो चाहे रिसिप्ट्स कैपिटल हो चाहे रिवेन्यू, क्लियर। इसके बाद इस साल हमने उसमें से कितने का पेमेंट करा, तो भाई ये दोनों जोड़ देंगे। हमारे पास पहले जैसे हमारे सुबह में आज क्या था, 100 रुपए थे पॉकेट में, 500 रुपए, तो मेरे पास रुपए हो गए, 600 रुपए हो गए। आज मैंने खर्च कर दिया 400 रुपए, बैलेंस सीडी हमारा कितना बचेगा, 200। और खर्च कर दिया 800 रुपए, इसका मतलब कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाते हैं साल के दौरान, वर्ष के दौरान, ईयर के दौरान एक एनपीओ के द्वारा कहां कहां से पैसे और कहां कहां पे उसने उस फंड को यूटिलाइज किया है, इन चीजों की जानकारी के लिए है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्लियर। मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ जो आपको याद करना पड़े, सिर्फ आपको इसी स्टेटमेंट के जरिए आप। दूसरा आता है हमारा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्यों बनाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी भी एनपीए के द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अपने बारे में, अपने सरप्लस और डेफिशिएंसी के बारे में पता कर सके कि इस वर्ष के लिए, वहां पे क्या था, इस वर्ष के दौरान, जब मैं एक्रूअल और कैश के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक शब्द मैं यूज करता हूं कैश बेसिस में, और वो शब्द होता है ड्यूरिंग। क्या होता है, मतलब के दौरान, और यहाँ क्या मैंने बोला था, और के लिए। आपसे मैंने कभी कहा
इस साल के लिए जो पैसा है उसी को लिखिए। मैंने बोला क्या, जो भी आ रहा है उसको लिख दो, जो भी जा रहा है वो लिख दो, मतलब ड्यूरिंग द ईयर है, क्या है, फॉर दिस ईयर। इस साल कितना मिला उससे कोई फर्क नहीं है भाई, इस साल के लिए कितना खर्च हुआ ये बताओ हमको। कैश बैंक के आने और जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्रूअल बेसिस है। कैश बैंक के बात कौन करता है, कैश बेसिस का। हम एक्रूअल बेसिस हम किस चीज के लिए बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि इस साल के लिए कितना खर्च हुआ और इस साल के लिए कितना इनकम हुआ। मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब हमको नहीं है, हमने दिया नहीं दिया उससे कोई, ये बताओ इस साल के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया था अभी प्ले पेज पे फॉर, सब ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी भी एनपीओ के द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि वो एनपीओ अपने सरप्लस और डेफिशिएंसी के बारे में पता कर सके, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, तो अपने टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल रिवेन्यू इनकम को के बीच में कंपेयर करके और वो सरप्लस डेफिशिएंसी का पता लगाते हैं। जब टोटल रिवेन्यू इनकम उनका ज़्यादा हो जाए, टोटल रिवेन्यू का कम हो जाए, तो क्या होता है वहाँ पे सरप्लस होता है, जो कोई हम जाके कहाँ पे कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते हैं। और यदि हमारा टोटल रिवेन्यू इनकम कम हो जाए, टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हो जाए, दैट केस एफिशिएंसी होता है जो जाके हमारे कैपिटल को कम कर। तो आपको ऑटोमेटिक वो मतलब जिंदा है ना आपके लिए, मैं तो सीधा बात आपको बताया था, जिंदा और मरा। अभी तक वो मरा तो नहीं ना, उसका यूज किया आपने, खत्म तो नहीं किया उसको, उसका यूज तो आपको अगले साल करना है, तो अगले साल के लिए वो कहाँ रहेगा, एसेट्स होगा कि लाइबिलिटी। हाँ, अब डिफरेंस अभी मैंने नहीं ना बताया, अभी तो मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया, मैंने अभी डिफरेंस नहीं बताया, ठीक है। अब डिफरेंस पे चलते हैं, पहले इसको एनालिसिस कर लीजिए। हमने आपको इसमें क्या क्या बताया, हमने इसमें क्या क्या बताया कि भाई चाहे रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल, चाहे रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, इसमें सब लिखते हैं, फर्क है। लेकिन जैसे हम यहाँ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम लिखे और यहाँ पे कैपिटल रिवेन्यू दोनों लिखे। ऊपर से अगर आया जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे बनाते हैं। लेकिन हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज के बदले बनाया जाता है, कैश बुक के बदले बनाया जाता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज के बदले बनाया जाता है, पीएल अकाउंट में। ये सारा का सारा आपको दिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला ये भी अंतर आप निकाल सकते हैं क्या, कि इसका जो लास्ट में बैलेंस बचता है वो हमारा बैलेंस सीडी होता है ना। लेकिन इसमें जो बैलेंस आता है वो हमारे पास सरप्लस और डेफिशिएंसी के रूप में, क्लियर। में बैलेंस बीडी नहीं होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो कोई है क्या अचानक, नहीं है, रहने दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपको, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस बीडी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस बीडी है। तो एक बात बताइए, अभी तक हमने 6-7 तो मजाक मजाक में आपको बता दिया, जिसको आपको याद भी नहीं करना है कि नहीं। हाँ, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और ये वाला कौन सा अकाउंट है हमारा, क्लियर, कोई दिक्कत, एकदम सिर्फ ये वाला आपके पास होना चाहिए। सारा का सारा क्लियर हो गया आपको। हाँ भाई आएगा, तो ये आएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और देखिए अब इसी को आप जब किताबी भाषा में जब लाइन बाय लाइन में लिख के आपको देता ना, तो आपको याद करना पड़ता,
है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया कि आपको सारा, एक तीर सारा शिकार, दो शिकार भी नहीं, सारा शिकार, कि कैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे रिसिप्ट अकाउंट बना सकते हैं, प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सारा का सारा आपको क्लियर है कि नहीं। एक और मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, कैपिटल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दिया। कैपिटल किस किस बिजनेस के अनुसार क्या क्या कैपिटल के नाम बदल जाते हैं, ये मैंने आपको दे दिया। फिर एक और चीज मैं आपको एक लास्ट बता देता हूँ, वो है हमारा क्या, फंड बेस्ड अकाउंट। इसको भी लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला कोई सवाल भी नहीं होता, ये एकदम आसान चीज है। यहाँ पे क्या नाम ले रहे हैं हम, फंड बेस्ड, फंड पे आधारित अकाउंट। फंड का मतलब क्या है बताइए, फंड क्या होता है, बताइए 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 आप लोग का कोई, आप बताइए ना, तो आप अपना बताइए ना, छोड़िए ना उनका, अभी एनी आइडिया। सर एक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सर क्लास स्टार्ट हो गया था, एक मिनट। क्या है हमारा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। थक गई क्या, थोड़ा देर हो जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यहाँ पे फंड का मतलब हो गया, उन्होंने कुछ सही बताया था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में जाके वो, देखिए, इकट्ठा करना, ना कि उसको खर्च करना। फंड का मतलब क्या होता है, अरे दूसरे फंड का पैसा है, छोड़िए ना, इस पे हाथ मत लगाइए, वो हमारा दूसरा फंड है, होता है कि नहीं होता है। मतलब जब हम किसी खास उद्देश्य के साथ, खास ऑब्जेक्टिव के साथ, जब हम कहीं भी अपना पैसा इकट्ठा करते हैं अपने किसी चीज के लिए स्पेशल, तो वो क्या हो जाता है, हमारा फंड बन जाता है, फंड बेस्ड। जैसे मेरा एक फंड था कि भाई उस चीज से हमें क्या करना, अपना डिजिटल बोर्ड खरीदना है, सीधा बात। तो चाहे कुछ भी हो गया बीच में, हमारे घर में बहुत घटना घटा, बहुत यज्ञ त्योहार, मतलब ये सब हुआ,
लेकिन इसके पैसा में से कोई हमारा, बाकी हम अपना सारा सेविंग तोड़ देंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। इसको जाके अभी तोड़े हैं, जिस दिन भी लेना था ये खुद से लेना था, तो इसलिए मैंने तोड़ दिया इसको, क्योंकि ये स्पेशल फंड था इन चीजों के लिए कि मैं पूरा पूरा अपना सेटअप तैयार कर सकूं। ये क्या होता था, मान के चलिए, ये तो मान के चलिए मैं एक डाक ऑफिस में का एक स्कीम था, उसमें मैं जमा करने लगा, 5 साल वाला स्कीम था, लेकिन बीच में ही 3 साल में वो हो जाता है, 3 साल बाद तो मैं 3 साल पे इसको बहुत मिनिमम अमाउंट से हमारा हो गया सारा चीज, पता भी नहीं चला कैसे जमा हुआ, सारा सेटअप भी तैयार हो गया, तो ये हो गया हमारा। लेकिन अगर वो पैसा सोचिए मैं अपने पास रखता, तो वैल्यू दिन पर दिन कम होता। जो 1 लाख रुपया मैं 2019 में रखा हुआ होता, क्या उस 1 लाख का वैल्यू आज 1 लाख होता? तो पैसा कम नहीं भी तो 90,000 85,000 पे जाकर दिखने के लिए बस 1 लाख था, लेकिन उस समय जो 1 लाख में सामान मिलता वो आज 1 लाख में नहीं मिलता। मतलब हमारे पैसे का वैल्यू इनडायरेक्टली क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है। तो उस केस में मैं क्या करता, होशियारी क्या होती कि मैं उस पैसे को या तो किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता, एनालिसिस कर, या तो मैं सोना में पैसा लगा देता, गोल्ड में, या तो मैं कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता, या किसी को, यही हो सकता था ना ऑप्शन। क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास वो ऑप्शन है जो क्या करेगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ₹1 लाख, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले, वो 1 लाख हमारे पास एकदम एग्जिस्ट करेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमें प्रॉफिट क्या हो गया कि लोग जो इंटरेस्ट दे रहा है, अब क्या फंड के पैसे से मैं खाऊं? रूल ये कहता है कि यदि आप उस फंड के बैलेंस को वेस्ट कर रहे हो और उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है, तो उस इनकम को फिर से लाके उसी फंड में क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है ना, ये चीज। फिर क्या हुआ, हमारे घर पे मान के चलिए बात चलता, तब ये काल्पनिक चीजें, ठीक है ना। अब मान के चलिए मेरे पास घर पे बात चल रहा था, मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, उन लोगों से बात हुई, तब और कैसे क्या जा रहा है क्लास वगैरह का पूछते हैं लोग, बोलता कि भाई डिजिटल बोर्ड में लेने वाला हूँ, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि अपने आप को आगे ले जाऊँ। अब कोई होता उसमें सपोर्टिव, उनके पास पैसे होते, बोलते चलो जाओ 20,000 मेरे तरफ से, 50,000 मेरे तरफ से। अगर वो ऐसा कर देते तो 50,000 किस चीज के लिए दे रहे हैं वो? क्या मुझे खाया पिया पचाया ऐसे के लिए, जाओ भाई रेस्टोरेंट में घूमो फिरो ऐश करो, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने इसी काम के लिए दी। तो इस काम के लिए यदि मुझे एक्स्ट्रा फंड कहीं से जनरेट हो, तो भी इसमें क्या करना है, लाके ऐड कर दे। समय नजदीक, 6 महीने बाद मुझे डिजिटल बोर्ड और पूरा स्मार्ट क्लासरूम का सेटअप करना। 6 महीना पहले हमारे पास एक ऑफर आया कि अगर आज बुक करिएगा तो 5,000 आपका एडवांस अमाउंट लगेगा। डोंट वरी, अगर नहीं भी लीजिएगा तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, जस्ट लाइक हार्ले डेविड जो आया हुआ था ना 440, तो उसमें कि 5,000 आप करिए, एडवांस बुक करिए। मैंने बुक कर दिया, घर पे मम्मी जाके कोई रिफंड लेना पड़ा। घर वाले चाहते नहीं है ना कि मतलब वो लेते थे पड़ जाता 4 लाख और सिर्फ 5,000 से बुकिंग। और दूसरा कि मेरा भाई खुद जाके उनको देखो, तब उतने का कार नहीं खरीदेगा कि बाइक खरीदे। अब मुझे कार वार का शौक नहीं, मुझे बाइक का ना, कॉस्टली बाइक। अब उसमें क्या हुआ भाई कि वैसा ही एक ऑफर आया डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम वाले की तरफ से कि आप यदि आज 5,000 से बुक करते हैं तो उस समय जो भी आप बोर्ड लीजिएगा, जो भी कैमरा लीजिएगा, है कि नहीं, या जो भी एसेसरीज लीजिएगा, उन सारे एसेसरीज पे उसके मार्केट वैल्यू से हम आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट। और नहीं करना चाहेगा? मैंने उसमें से क्या कर दिया, 5,000 रुपए निकाल के उनको एडवांस। अब एक बात बताइए, वो जो मैंने खर्च किया किसके लिए किया, इसके लिए किया या खुद के लिए? मैंने फंड से ही रिलेटेड किया, तो वैसे खर्च जो उस फंड से रिलेटेड होंगे है हटा देना। यही कहानी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। एक चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है ये हमेशा कहां होता है, किसी ना किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। क्लियर? तो इसमें करना क्या होता है
बैलेंस रख दीजिए, पहले से मान के चलिए बैलेंस बीडी हमारे पास, यानी कि हमारा क्या था, ओपनिंग फंड हमारा हो गया, हो गया, प्लस हमने क्या कर दिया, न्यू इंट्रोड्यूस, कुछ नया हमने इस फंड में और अपने तरफ से मिला दिया, उसको भी ऐड कर देंगे, है कि नहीं। प्लस इस फंड से रिलेटेड कोई मान के चलिए डोनेशन रिसीव्ड हो गया, अगर इस फंड से रिलेटेड है तो उसको भी ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर इस फंड से रिलेटेड मैंने अमाउंट को कहीं पे अगर इन्वेस्ट करा हुआ था, उससे हमारे पास इंटरेस्ट आ गया या डिविडेंड, सॉरी, या डिविडेंड आ गया, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो भी हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, अब यहां पे क्रॉस फंड कह लीजिए, हमारा क्या हो गया, मतलब अभी तक हमने इसमें से कुछ घटाया नहीं, हमारा ग्रॉस फंड। अब इसमें से जो भी हम खर्चे करेंगे, है कि नहीं, वो सारे के सारे खर्चे एक्सपेंडिचर जो भी होगा इस फंड से रिलेटेड, जिस काम के लिए हमने ये एक्सपेंडिचर मैंने किया हुआ है, वो एक्सपेंडिचर जब हम यहाँ पे करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, पेश कर देंगे, लास्ट में जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, फंड। अब या तो ये प्लस में आ सकता है और नहीं तो माइनस में। मान के चलिए, अब सोचिए इसके बारे में, हम चलते हैं एक अमाउंट लेके, एक अमाउंट लेके चलते हैं। हमारे पास पहले से 1 लाख रुपया था, ठीक है, सोचिएगा, यहाँ पे हमने 20,000 हमने क्या कर दिया और इंट्रोड्यूस में कर दिया, हमारे रिलेटिव जो थे उन्होंने यहाँ पे 30,000 और हमको ला के दे दी, भाई चलो तुम खरीद ले, ठीक है। प्लस मैंने इस 1 लाख रुपए को कहीं पे 10% के इंटरेस्ट रेट पे हमने दिया था, जिससे हमारे पास 10,000 10% के रेट से, यानी कि अब हमारे पास टोटल रुपया कितना था, 1,60,000। अब हमारा समय आ गया वो खर्च करने का, हो सकता है अब यहां से मैं दो कंडीशन, फंड अवेलेबल हमारे पास है दोनों जगह 1,60,000, यदि हमारा खर्च हो गया यहाँ पे मान के चलिए 1,40,000, तो हमारा प्लस बैलेंस हो गया, ये हमारा प्लस बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन यदि मान के चलिए हमारा खर्च हो गया 1,175, हमारा ये क्या बैलेंस, मैंने बोला था ना जो भी माइनस में आए अकाउंट्स में कर देना, आपको कॉस्ट में डाल दीजिएगा, समझिएगा वो माइनस, ध्यान रहेगा ये। तो जैसे कोई माइनस में बैलेंस आता है, आ गया ना, प्लस में माइनस में, समझ में आ गया आप लोग, तो जो भी प्लस का बैलेंस होता है वो कहां चला जाता है, ये जो प्लस वाला बैलेंस है जाके या छोड़िए, कैपिटल फंड में अभी मत जोड़िए, तो फिर आप लोग प्रोसेस, आप इसको समझिएगा, बैलेंस शीट में इस साइड में उसी फंड के नाम से लायबिलिटी साइड में हम क्या करते हैं, इसको समझ में आया, बताइए 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 ना, अरे बताइए, हम सुनना भी चाहते हैं कुछ, आया तो था, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, हमारा फंड बचा हुआ है, मतलब क्यों लायबिलिटी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट से अलग सोच, हमारा ये फंड बचा हुआ है, क्या इस फंड का यूज हम, यानी कि ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी ही तो है, हमने किसी खर्च में कर, तो हम बैलेंस शीट पे लायबिलिटी से, लेकिन यदि हमारा ये खर्च हो गया,
तो देखिए लॉस चाहे रिवेन्यू आइटम का हो चाहे कैपिटल लॉस भेज देते कहाँ पे, नॉर्मली पीएल में, लेकिन यहाँ पीएल के बदले क्या बनाते हैं बताइए, अभी तो बताया था। इनकम एंड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में, यानी कि एक्सपेंड, ये लॉस है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आया। कुछ भी नहीं करना, जब भी अगर कोई दे तो उस फंड को क्या करिए, उस फंड को और प्लस उस फंड से रिलेटेड सारे इनकम को ऐड कर दीजिए और एक्सपेंडिचर को लेस कर दीजिए। प्लस में आ गया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भेजिए, माइनस में आ गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड में। आया सब, कोई दिक्कत, क्या करें आज रहने दे। ठीक है फिर रहने दीजिए।